Good morning, everyone. Welcome back to the online platform of our institute, Econs Pilani once again. लास्ट टाइम हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। अब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग बेसिकली डील कर रहे थे एक तो रिंग वाले केस में, ठीक है, जो रिंग वाला केस था हमारा। बाकी हमने वहां पे वायर की बात करी थी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फील्ड के कई बार आ जाते हैं। इसमें देखो और अब सिंपल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, जैसे ठीक है ना, एक मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था, काफी फेमस सा नाम है ये, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो इसमें उसने क्या करा था, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसने चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकाला था, ठीक है। उसने करा क्या था, जैसे उसके पास कोई ऑयल ड्रॉप होगी, ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी चार्ज होगा Q इक्वल्स टू N इंटू ए। उसने ड्रॉप की साइज को मिनिमम से मिनिमम रखने की कोशिश करी उसमें। अब यहां पे उसने ये देखा कि इसका जो वेट होगा mg वो तो लगेगा नीचे की तरफ। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड रखी उसने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली उसने इस तरह से रखी कि वो ग्रेविटी को ओवरकम कर सके। तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ से रखा कि यहां पे ऊपर की तरफ नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड हो जाएगा। अब अगर इस ड्रॉप का चार्ज पॉजिटिव होगा तो यहां पे जो फोर्स लग रही होगी वो ऊपर की तरफ लग रही होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स हमको पता है कितनी होती है, Q इंटू ई होती है। तो अगर ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, मींस एक जगह पे हवा में सस्पेंड कर जाएगी। सस्पेंड कब करेगी, जब इसका जो वेट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स से बैलेंस हो जाएगा। यानी कि फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए mg शुड बी इक्वल टू q इंटू में e। तो यहां से उसने q बाय m इसका रेशियो निकाल लिया, g बाय ई। अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता तब तो हम सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए इसका वो निकाल लेते, लेकिन ये बड़ी ड्रॉप है तो बड़ी ड्रॉप का उसने मास निकाल लिया, उसको मास पता लग गया वेट्स करके उसका। और फिर जितना मास है, जैसे एसिटिक एसिड की ड्रॉप है या कोई भी ड्रॉप होगी, उसके हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स निकाल करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल लिए, ठीक है ना। हालांकि चार्ज अगर इसका पॉजिटिव होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती, बट इन एनी केस चार्ज तो n इंटू ई होता है, तो यहां से उसको q पता लग गया, q होगा n इंटू में e मास। अब यहां पे अगर हम मास की बात करें, वैसे तो ड्रॉप का पूरा मास आएगा इसमें, ठीक है, लेकिन यहां पे हम मास अगर हम मान लें कि हमें नोन है, बिकॉज जो मास आएगा वो तो इस पूरी ड्रॉप का मास आएगा, उसमें तो एटम्स का मास भी आएगा, इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मास तो टोटल आएगा, बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर होता बाय चांस, तो उसके लिए हम यहाँ पे E बाय एम का रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पे एम क्या होता, इलेक्ट्रॉन का मास, ओके। बाकी अभी कोई खास वो नहीं है, कई जगह क्वेश्चंस में इसका यूज करता है किसी भी ड्रॉप को बैलेंस करने के लिए। तो वहां पे सिंपली आपने करना क्या है, उसका जो वेट होगा mg उसको इक्वल कर देंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स यानी कि q इंटू ई से। इसके अलावा जैसे पेंडुलम वाले क्वेश्चन या स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन आते हैं कई बार, जैसे दो चार्जेस ले लिए जाए, दोनों का मास m है और चार्ज q है, स्ट्रिंग की लेंथ है l। पूछेगा बताओ इक्विलिब्रियम पे जो ये एंगल बना रही होंगी विद वर्टिकल, उस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहां पे हमें करना क्या है, सिंपली इक्विलिब्रियम प्ले करना है। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, यहां पे ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स वो कितनी हो जाएगी, Q इंटू ई, या फिर आप सिंपली इसको कूलम्स लॉ से कर सकते हो। तो फोर्स कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक वाली, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। फिलहाल के लिए मैं डिस्टेंस मान लेता हूं, यहाँ पे कितना होगा, R स्क्वायर हो जाएगा। इसके ऊपर और कौन सी फोर्स लग रही होगी, रस्सी की टेंशन लग रही होगी, और यहाँ पे इसका वेट लग रहा होगा mg। या तो दो चार्जेस के हिसाब से सेटअप ऐसे कर लेगा वो, अदरवाइज यूं दे सकता है कि यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको वैल्यू दे देगा। उसके बाद किसी चार्ज को उसने यहां से टांगा हुआ होगा अगर स्ट्रिंग से ऐसे, अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा, बिकॉज यहां पे क्या लग रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स वो कितनी होगी, Q इंटू में E। उसके बाकी दो फोर्सेस, एक इसका वेट mg और एक टेंशन T। तो ये सेटअप दोनों तरह से आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में सेटअप कर सकता है चार्ज को बाय रोप और स्ट्रिंग, या फिर यहाँ पे वो दो चार्जेस को ले सकता है। तो यहाँ पे हमने प्ले करना है गेम इक्विलिब्रियम वाला। उसके लिए या तो हम लामीज थ्योरम का यूज कर सकते हैं या डायरेक्टली कंपोनेंट्स करके फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे करना हो या यहाँ पे, बिकॉज अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कर सकते हैं। बात तो बस वही है कि आपको फोर्स को क्या लिखना है, या तो इसको आप Q इंटू ई लिखोगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो। अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स में वैसे कूलम्स लॉ की बात करेगा तो यहाँ पे फोर्स कूलम्स लॉ से आ जाएगी K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बस कूलम्स लॉ से आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा। वो कौन सा स्टेप होगा कि यहाँ पे ये लेंथ तो L है, आपको ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। ये लेंथ है L ऐसे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो ये वाली जो साइड होती यहां से यहां तक, इसकी वैल्यू कितनी आती, L
cos थीटा, ओके, ये कंपोनेंट L का L cos थीटा और ये वाला होता L sin थीटा। तो ये डिस्टेंस कितना आता L sin थीटा, मींस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाता L sin थीटा, और जो R है वो इसका डबल होता, तो R की वैल्यू कितनी आ जाती 12 sin थीटा। तो बस हमारे पास जो फोर्स होती कूलम्स लॉ से, उस फोर्स की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज आता, यहां पे होता R का स्क्वायर, तो यहां पे आ जाता 4L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको F मान लेता हूं, जैसे यहां पे F ये रही। उसके बाद तो यहां पे गेम सिंपल, तीनों फोर्सेस की इक्विलिब्रियम का है। इक्विलिब्रियम में करने के लिए अगर हमारे पास चार्ज ऐसे होता है ये, और एंगल थीटा होता, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लेता हूं तो F ये रही, F की वैल्यू Q इंटू ई है, इसका वेट नीचे लग रहा है mg, और टेंशन यहां लग रही है, ये थीटा है तो ये थीटा है, टेंशन के कंपोनेंट करेंगे तो ये कंपोनेंट आएगा t cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा t sin थीटा। अब इक्विलिब्रियम के लिए जस्ट t cos थीटा की वैल्यू बराबर हो जाएगी mg के बराबर, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम और हॉरिजॉन्टल का इक्विलिब्रियम होगा तो q इंटू ई, ये इक्वल आ जाएगी t sin थीटा के, दोनों को डिवाइड कर देंगे अगर हम इनको, तो यहां पे हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, बिकॉज t से t कट जाएगा और यहां पे बचेगा हमारे पास में mg बाय q इंटू ई, और cos अपॉन sin इज cot थीटा। तो एंगल निकालना हो तो हम एंगल निकाल सकते हैं, टेंशन निकालनी है तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे हम यहां से, तो इसका स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और यहां पे mg का स्क्वायर प्लस q इंटू ई का स्क्वायर, तो mg का स्क्वायर प्लस q इंटू ई का होल स्क्वायर। अब यहां से टेंशन दोनों में कॉमन है, टी स्क्वायर को बाहर ले आऊंगा, यहां पे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर विल बिकम 1, तो सिंपली t की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस q ई का होल स्क्वायर। इस तरह से अगर हम पिछले वाला केस कर रहे होते ये वाला, तो इसमें जो हमें फोर्स की वैल्यू चेंज करनी पड़ती, बाकी सब चीजें सेम रहती हैं यहाँ पे। और पेंडुलम के हिसाब से हो जाते हैं, जैसे कोई पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, हमें पता है कि जब वो ऐसे रखा होता है, अगर वो सिर्फ ग्रेविटी में रखा हुआ है, ठीक है, तब तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। लेकिन अगर मैंने इस पेंडुलम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से हमने ऐसे कर दी, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे कर देंगे तो पेंडुलम की जो इक्विलिब्रियम आएगी वो कुछ ऐसे आएगी, इक्विलिब्रियम ऐसे आएगी, तो सिंपली बात क्या हो जाएगी, यहां पे फोर्स लग रही होगी mg, इस तरफ फोर्स लग रही होगी q इंटू ई बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे बस हमें करना क्या होगा, जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला g इफेक्टिव का। तो g इफेक्टिव क्या हो जाएगा, यहां पे इसका एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में g होगा, और यहां पे क्या होगा q e बाय m, बिकॉज फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और फोर्स क्या होती q इंटू ई, तो यहां से x डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होता q e बाय m, तो इन दोनों का हम निकाल लेते हैं रिजल्टेंट। तो यहां पे g इफेक्टिव की वैल्यू यानी कि इन दोनों एक्सेलरेशंस का रिजल्टेंट, तो दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर q e बाय m का होल स्क्वायर। तो अगर टाइम पीरियड पूछेगा तो हमें सिंपली यहां पे g इफेक्टिव की जगह ये वाली वैल्यू यहां पे रखनी पड़ेगी। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। अब यहां पे देखो बात क्या होती है, हमने फोर्स की बात करी कूलम्स लॉ से, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात भी कर ली, ठीक है। अब फोर्स हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों ही वेक्टर्स हैं। जब दोनों ही वेक्टर्स हैं तो हम यहां पे स्केलर क्वांटिटी के हिसाब से भी इसको स्टडी करना चाहते हैं। किस चीज को स्टडी करना चाहते हैं, बेसिकली हम एक चार्ज की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं। अब चार्ज की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए पहले हमने हेल्प ली फोर्स की, बट उसमें हमारे पास में दो चार्जेस आए, फिर हमने हेल्प ली इलेक्ट्रिक फील्ड की बिकॉज वो सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी थी, बट ये दोनों वेक्टर प्रॉपर्टीज हैं, दोनों का डायरेक्शन होता है। स्केलर की हेल्प से अगर हम इनको स्टडी करना चाहें तो हम यहां पे डिफाइन करते हैं पहली बात तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट जैसे हमने यूज करा है ग्रेविटेशन में, सेम उस तरह से होता है कि किसी भी चार्ज Q की वजह से किसी भी डिस्टेंस r पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम, कि अगर कोई दूसरा चार्ज होता कोई Q0 जो पहले कहां रखा होता, इन्फिनिटी पे रखा होता। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि इन्फिनिटी पे आकर के किसी भी चार्ज की फोर्स क्या हो जाती है, जीरो।
बिकॉज कुलम्स फोर्स इज के क्यू वन क्यू टू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इन्फिनिटी पे डिस्टेंस हो जाता है इनफाइनाइट, तो वन अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर इज जीरो, तो फोर्स क्या हो जाएगी जीरो। मतलब इन्फिनिटी पे इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज का कोई भी इंफ्लुएंस नहीं होगा। यहां से उठा करके अगर हम इस चार्ज को यहां तक लेकर के आएंगे तो जो हमें वर्क डन करना होता है वही वर्क डन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव है, इसीलिए यहां से पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। फॉर्मूला भी सिंपल सा होता है इसका, अगर आप इसको यहां से उठा करके यहां ला रहे हो तो बिकॉज जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड बिकॉज यहां पे डिस्टेंस का स्क्वायर है और जैसे से हम इसको पास में ला रहे हैं वैसे वैसे इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो फोर्स चेंज हो जाएगी। फोर्स जब चेंज होगी तो वर्क डन का जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो हम नॉर्मल फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हमें यूज करना होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन यूज करने के लिए हम मान लेते हैं कि r और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे कोई डिस्टेंस आ गया x, ओके। अब इस x डिस्टेंस पे फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स हो जाएगी के क्यू वन क्यू टू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहां से हम इस चार्ज को थोड़ा सा मूव करेंगे, बस थोड़ा सा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। अब ये dx इतना छोटा है कि अगर मैं देखो यहां पे लिखूं फोर्स को, तो यहां पे फोर्स को लिखना चाहिए मुझे के क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स का स्क्वायर, और यहां पे लिखूंगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये x है और ये dx है, तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स माइनस dx का स्क्वायर। लेकिन जैसे हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन, उस हिसाब से बात करें तो जो ये dx होता है ये x से बहुत ज्यादा छोटा होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल होता है, इसीलिए x में मैं dx को सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं कोई डिफरेंस आता ही नहीं है। इनफैक्ट मैं dx के मल्टीपल भी यहां पे ऐड या सेपरेट कर दूं, मतलब 1000 इंटू dx कर दूंगा तो भी कोई डिफरेंस नहीं आता। अगर x है 5 मीटर तो dx होगा 2 नैनोमीटर, इतना छोटा होता है उससे। इसलिए हम बोलते हैं कि x माइनस dx भी हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा x स्क्वायर ही रह जाएगा। इसलिए हम इस रीजन में स्मॉल वर्क डन निकालते हैं अगर, तो वो स्मॉल वर्क डन क्या आ जाता है, f डॉट dx, इसमें में आ जाएगी वो चीज, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसकी बात करेंगे एफ डी एक्स की, तो यहां पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट dx का, ओके। अब यहां पे अगर हम टेक्निकलिटी में जाना चाहें तो रियलिटी में क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर हम वैसे करें तो अलग बात है, लेकिन अगर हम यहां पे इसको नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो वो इक्वल होता है सिंपली चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो हम इसको दोनों वे में कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ले रहा हूं, इसलिए मुझे उसमें कोई इश्यू नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स इसको यहां लेकर के आ रही है, तो उसका फोर्स भी यहीं पे है, इस डायरेक्शन में है, तभी तो यहां आ रहा है, और dx भी इस डायरेक्शन में है, इसलिए जब मैं इसको डॉट करता भी हूं तो यहां पे एंगल क्या ले लूंगा मैं, जीरो। अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन लेता तो वो तो रिपल्शन की लग रही होती है ऐसे, फिर मैं यहाँ पे माइनस साइन यूज करता, बिकॉज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स करूंगा तो यहाँ पे माइनस साइन लेना पड़ेगा, बट मैं एक्सटर्नल का लिख रहा हूं इसलिए डायरेक्टली मैं लिख देता हूं इसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब सिंपली बस लिख दिया स्टेटमेंट। अब x पहले क्या है, इंफिनिटी पे है, बाद में x कम होते होते क्या हो गया, r, तो सिंपली x की लिमिट क्या आ जाएगी, इंफिनिटी से r, ओके। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला जाएगा चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो इंटीग्रेशन से k q q नॉट तो बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर। अब 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो वो हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, बिकॉज इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन इज x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां पे पावर x को जब ऊपर लाऊंगा मैं तो x की पावर हो जाएगी -2, तो इंटीग्रेशन आएगा x की पावर -2+1 अपॉन -2+1, यानी कि x की पावर -1 अपॉन -1। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम k q1 q0, और x की पावर -1 इज 1/x। लिमिट हो जाएगी इंफिनिटी से r, तो इसलिए फॉर्मूला आएगा k q1 q2 अपॉन में यहां पे आ जाएगा 1/r माइनस ऑफ 1/इंफिनिटी। अब स्टार्टिंग में भी यहां पे अगर हम फोर्स ले ही लेते तो हम यहां पे बोलते अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे होते, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हम करते हैं यहाँ पे, तो फोर्स का डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में होता और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, इसलिए अगर हम यहाँ पे एंगल ले लेंगे 180 का, तो यहाँ पे एक माइनस साइन ऑलरेडी आ जाएगा, जब माइनस साइन ऑलरेडी आ जाएगा यहाँ पे तो माइनस माइनस यहाँ पे आकर के प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास में फॉर्मूला आएगा इसका, हो जाएगा k q1 q0
अपॉन में 1/r, या फिर आप बोल सकते हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन में r। जैसे फोर्स दो चार्जेस पे डिपेंड करती है, सेम उसी वे में हमारे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी दो चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है। बट पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती, हमेशा उसका डिफरेंस मायने रखता है। इसलिए हम यहां पे इसको लिखते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। मींस आप बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी एट आर माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, उसका फॉर्मूला आएगा के Q1 Q2 अपॉन में आर। ठीक है, अगर आपको दे रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो है, तब जाकर के आपने इस टर्म को जीरो लेना है, अदरवाइज आपने इसको जीरो नहीं लेना है। आपने इसको जो भी वैल्यू देगा वो वैल्यू लेकर के यहां पे चलना होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी का यूज बहुत ज्यादा होता है। जैसे अगर हम इसको डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछता, जैसे अभी दो चार्जेस होते Q1 और Q2, उनके बीच में अभी कोई डिस्टेंस होता, लेट्स से R1। ठीक है, इनको आपने ऐसे पकड़ा हुआ होता और छोड़ देते आप इसको। आपसे पूछा होता कि जब इनका सेपरेशन हो जाएगा कुछ और, लेट्स से R2, तब इनके वेलोसिटीज क्या होंगी। जैसे मान लो यहाँ पे V2 और V1 इनके वेलोसिटीज होती, तो आपसे वेलोसिटीज के बारे में पूछा गया होता। अब नॉर्मली अगर हमें ये क्वेश्चन करना होता तो हम कूलम्स लॉ को डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज कूलम्स लॉ के हिसाब से चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए। बट फिर भी हम अप्लाई करते हैं इनको अगर, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता। ठीक है, मतलब किसी भी डिस्टेंस x पे जाकर के, है ना, उनके ऊपर फोर्स क्या होती, उस हिसाब से उसको करना पड़ता है इंटीग्रेट। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने से हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट बच जाता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़े, पोटेंशियल एनर्जी बेस्ट तरीका होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। तो जैसे हम मैकेनिक्स में क्वेश्चन करते थे कि किसी बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप कर दिया, किसी और हाइट पे आकर के उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो वहां पे हम करते क्या थे कि पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। सेम फंडा यहां से है, अगर दोनों चार्जेस पहले रेस्ट पे थे और फिर इनको आपने रिलीज कर दिया, ये रेस्ट पे थे और फिर फाइनली आपने इनको रिलीज कर दिया, तो किसी भी डिस्टेंस R2 पे आकर के इनकी वेलोसिटीज कितनी हो जाएंगी, उस हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको सिंपली करना है कि मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल क्या होती, तो इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, इसलिए काइनेटिक एनर्जी तो होती ही नहीं, सिंपली क्या होती, पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी होती सिर्फ पोटेंशियल, यानी कि के Q1 Q2 बाय R1। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी वो क्या आएगी, फाइनली इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, के Q1 Q2 बाय R2। और काइनेटिक एनर्जी पहले वाले चार्ज की हो जाएगी हाफ m1 v1 का स्क्वायर, दूसरे वाले की हो जाएगी हाफ m2 v2 का स्क्वायर। इसका मास m2 और इसका मास m1। अब सिंपली आपने बस इन दोनों को इक्वल करना है, तो यहां से आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R1 माइनस के Q1 Q2 बाय R2। मीन सिंपली आपने क्या लिखना है कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मींस ये वाली एनर्जी आप इसके इक्वल करोगे तो ये वाली टर्म उठ करके यहां आ जाएगी और वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो अगर डिस्टेंस को वेरी कर रहे हो चार्ज के बीच में, तो काइनेटिक एनर्जी का यूज आ जाएगा यहाँ पे। जो भी आपको डेटा दे रखा होगा क्वेश्चन में, उसके हिसाब से क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व हो जाते हैं। दूसरी बात आती है हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अब इसको कई तरह से पूछ सकता है, ये कोई सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, या पूछ सकता है वर्क डन टू। अब या तो वर्क डन में पूछेगा वो, तो बोलेगा क्रिएट द सिस्टम, इस सिस्टम को बनाने में कितनी एनर्जी लगेगी, वर्क डन लगेगा, या पूछेगा टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम। दोनों तरह से पूछ सकता है। कोई भी चार्जेस का सिस्टम है, अरेंजमेंट है, उसको बनाने में कितना वर्क डन या एनर्जी लगेगी, या उस सिस्टम को बनाने में या डिस्ट्रॉय करने में कितना वर्क डन या एनर्जी लगेगी, या सिंपली पूछ सकता है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो हमें ये तो पता है कि अगर चार्जेस दो होते, अगर दो चार्जेस हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस। लेकिन अगर चार्जेस ज्यादा हैं तो हम कैसे करते हैं उसको देखना। अगर हमसे पूछा हुआ है एक ट्राइंगल के फॉर्म में कि हमारे पास तीन चार्जेस हैं, के Q1 Q2 और Q3, इनके ट्राइंगल हमको लेट्स से स्केलिन दे रखा है, हमें इक्विलेटरल नहीं भी दिया, हालांकि उससे कोई खास डिफरेंस आएगा नहीं। अब ये सिस्टम है, इसके लिए पूछा हुआ है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी या बाकी सब चीजें। तो कैसे करना है, ये हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। आप स्टार्ट करते हो विद वन चार्ज, स्टार्ट विद अ सिंगल चार्ज, जो भी आपका मन करे, और उसके बाद एक एक करके चार्जेस को ऐड करते रहो। ठीक है ना, स्टार्ट विद अ सिंगल चार्ज एंड कीप ऑन एडिंग अ न्यू चार्ज।
ठीक है, एक एक करके आपको उसमें नया चार्ज को ऐड करते जाना है। तो लेट्स से मैं स्टार्ट कर देता हूं यहां पे क्वेश्चन को विद चार्ज ए। तो अगर चार्ज ए अकेला होता, अगर चार्ज ए अकेला होता, कोई और चार्ज होता ही नहीं, तब तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती? जीरो, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको दो चार्ज चाहिए ना, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। तो यहां पे चार्ज कोई दूसरा होता ही नहीं, मतलब मैं सिस्टम को स्टार्टिंग से बिल्ड कर रहा हूं, तो मैं बाकी चार्जेस को भूल गया। मैंने कहा कि मैं सिर्फ एक चार्ज को लेकर के आया हूं Q1 को, तो उसकी एनर्जी तो जीरो होगी, बिकॉज दूसरा कोई चार्ज तो है ही नहीं वहां पे। अब मैं जाकर के दूसरे चार्ज को लेकर के आया Q2 को, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? L1। तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी तो बनेगी बिल्कुल, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? K Q1 Q2 अपॉन L1। ठीक है, बिकॉज अब ये दो चार्जेस हैं, दो के एनर्जी के लिए हमने एक लिख लिया एक्सप्रेशन। अब मैं तीसरे चार्ज को लेकर के आऊंगा Q3 को। अब इससे क्या होगा, जब मैं तीसरे चार्ज को लाऊंगा तो एक एक्सप्रेशन तो इन दोनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का आएगा, Q1 और Q3 का। उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? L3। तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन आएगी Q1 और Q3 के लिए, तो K Q1 Q2, और डिस्टेंस कितना है उनका? L3। और एक पोटेंशियल एनर्जी की स्टेटमेंट आएगी इन दोनों के लिए, Q2 और Q3 के लिए। तो वो कितनी आएगी? वो आएगी K Q2 Q3 अपॉन L2। तो इस तरह से अगर तीन चार्जेस हैं तो हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स आ रही हैं? तीन टर्म्स। तो इस हिसाब से अगर हमारे पास में चार चार्जेस होंगे तो टर्म्स यहां पे अगर तीन चार्जेस के लिए तीन टर्म्स आई थी, तो चार चार्जेस के लिए चार टर्म नहीं आएंगी, टोटल छह टर्म्स आएंगी। बिकॉज अगर आप मैथमेटिकली समझते हो अगर इस चीज को, तो अगर तीन चार्जेस हैं तो तीन में से मैं दो दो के पेयर चूज कर रहा हूं। तो अगर हमारे पास में n टर्म्स होती हैं और हम उसमें से r के पेयर चूज करते हैं, तो मैथ्स में इसको बोलते हैं NCR। ओके, मैथ्स में NCR का फॉर्मूला क्या होता है? अगर इसको वैसे बताऊं मैं आपको मैथमेटिकली, जैसे मुझे 5 चार्ज होते और 5 चार्जेस में से मुझे दो दो चार्ज के पेयर बनाने होते, तो कितने पेयर बनते? तो फॉर्मूला आता है उसका 5C2। 5C2 को खोलते कैसे हैं? इसको आप दो बार मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 4, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, इसलिए ऊपर वाले को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार खुद से, एक बार उससे कम नंबर से, और नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उसको आप करते हो 2 इंटू 1। ठीक है, एक एक मल्टीपल कम करना है। जैसे मान लो मेरे पास होता 10C3 होता, अगर 10 चार्ज होते और मुझे तीन तीन चार्ज के पेयर बनाने होते, तो मैं फॉर्मूला कैसे खोलता? अब मैं 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा? 3 बार, और हर एक बार एक कम करता जाऊंगा, यानी कि 10 इंटू 9 इंटू 8, और फिर जो डिनोमिनेटर है उसको भी एक एक कम से मल्टीप्लाई करूंगा जब तक कि एंड में 1 नहीं आ जाए। तो इसी वे में अगर मेरे पास, मैं यहां पे अप्लाई करूं, मैं देखना चाहता हूं कि कितनी टर्म्स आएंगी, तो यहां पे टोटल चार्ज कितने हैं? 4, और हर एक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में दो चार्ज यूज होंगे। तो इसलिए यहां पे अगर मैं खोलूंगा इसको, तो 4 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा? 2 बार, क्योंकि यहां पे नीचे क्या है? 2 है, और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 इंटू 1 एक बार, तो ये कट करके ये कितना हो जाएगा? 6। मतलब इस अगर 4 चार्जेस का अरेंजमेंट है तो हमारे पास में 6 टर्म्स आएंगी। अगर 5 चार्जेस का अरेंजमेंट होता तो मेरे पास कितनी टर्म्स आती? 10। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको ये तरीका पता है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा हुआ है जिसमें सिंपली बस यही पूछा है कि कितनी टर्म्स बनेंगी एक्सप्रेशन में। तो टर्म्स बताने के लिए मैंने इस फॉर्मूले की बात करी है यहां पे। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है खोलने का इसको, अदरवाइज मैथमेटिकल फॉर्मूला थोड़ा दूसरा होता है। तो अगर मुझे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होगी तो अगेन मैं स्टार्ट कर दूंगा मान लो Q1 से। सबसे पहले मैं लेकर के आऊंगा Q1 को। जब Q1 को लाया हूं तो कोई और चार्ज है ही नहीं, इसलिए Q1 की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। मान लो ये स्क्वायर होता तो सारी साइड्स क्या हो जाएंगी? A। ठीक है, अब मैं लेकर के आ रहा हूं Q2 को, तो एक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आएगी Q1 और Q2 की, वो हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस विच विल बी A। इन दोनों की तो लिख ली। इसके बाद मैं तीसरे को लेकर के आया हूं और ये है माइनस का Q3। तो पोटेंशियल एनर्जी में अगर चार्ज माइनस के होंगे तो आपको उसकी वैल्यू माइनस में रखनी है, प्लस के होंगे तो प्लस में लिखनी है। तो अब इसको लेकर के आया हूं तो एक एनर्जी तो इन दोनों की आएगी, Q1 और Q3 की, उसकी वैल्यू कितनी होगी? K Q1 सेकेंड चार्जेस माइनस Q3 अपॉन डिस्टेंस। अब स्क्वायर के लिए डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? √2 इंटू ए। आप पाइथागोरस से निकाल सकते हो कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर उसका रूट। इसलिए Q3 और Q1 इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो a नहीं होगा, वो √2a होगा। इसलिए इन दोनों की एनर्जी क्या आएगी? डिस्टेंस क्या आएगा? √2a। और एक इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन वो क्या हो जाएगा? K
Q2 माइनस Q3 अपॉन डिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा A। तो ये तो ट्राइंगल की तरह हो गया, तीन चार्जेस तीन टर्म्स आ गई। अब मैं फोर्थ चार्ज को लेकर के आ रहा हूं Q4 को, तो एक तो एनर्जी होगी Q4 और Q1 की, वो कितनी आएगी, वो आएगी K Q1 Q4 अपॉन A, बिकॉज डिस्टेंस कितना है उनके बीच में, A ही है। एक एनर्जी आएगी Q4 और Q2 की, तो वो कितनी आएगी K Q2 Q4 अपॉन √2A, क्योंकि दोबारा से ये डिस्टेंस भी डायगोनल होगा, तो इट विल बिकम √2 इंटू में A, और लास्ट टर्म आएगी, एक्सप्रेशन आएगा वो Q3 और Q2 का आएगा, तो वो कितना हो जाएगा K Q2 माइनस ऑफ Q3 अपॉन में A, बिकॉज इनके बीच में जो डिस्टेंस है इट इज A। तो इस तरह से अगर चार चार्ज दे रखे हैं आपको, तो आपको टोटल 6 टर्म्स लिखनी पड़ती हैं। उसके बाद डिपेंड करता है उसने चार्ज इक्वल दिए हैं, लेंथ क्या दी है, उस हिसाब से हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं, अदरवाइज जनरल तरीका लिखने का ये होता है। अब यहां पे भी देखो, जैसे फोर्स में हमारे पास में 2 चार्जेस थे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास में एक चार्ज था, बिकॉज यहां से में फायदा क्या हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई थी। सेम उसी वे में हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपली क्या हो जाता है, ये एक सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, किसी भी चार्ज Q की वजह से किसी भी डिस्टेंस R पे अगर आपको लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, उसका तरीका क्या होगा, अब की बार जो आप दूसरा चार्ज जिसको आप इन्फिनिटी से लेकर के आओगे, वो चार्ज कौन सा हो जाएगा, 1 कूलम का, उसको यहां से यहां लाने में जो आपको वर्क करना पड़ेगा, वही क्या बन जाएगा, आपकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो अगर वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा यहां पे, तो आप सिंपली आपने जो डेरिवेशन करा था पोटेंशियल का, उसमें आपने लिखा था K Q1 Q2 बाय R, लेकिन अब की बार आपका Q2 क्या हो जाएगा, 1 कूलम, इसलिए आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल के चेंज का K Q बाय R, बिकॉज दूसरा चार्ज यहां पे आपने क्या ले लिया, 1 कूलम। तो इस वजह से हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी का चेंज अपॉन चार्ज, बिकॉज आप एक चार्ज को डिवाइड कर दोगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन था K Q1 Q2 बाय R, उसमें से ये Q कट जाएगा और आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, K Q बाय R, या फिर इसको हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वहां से ये वर्क डन बाय चार्ज भी आ जाएगा, तो यहां से वर्क डन का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, Q इंटू में डेल्टा V, बिकॉज जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू चेंज ऑफ पोटेंशियल, जहां से आप चार्ज को मूव कर रहे हो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। लेट्स से हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं A और B, ओके। अब यहां पे पोटेंशियल है मान लो 2 वोल्ट का, यहां पे पोटेंशियल है 6 वोल्ट का, ठीक है। अब आपके पास एक चार्ज है 2 कूलम का, आपको पूछेगा कि वर्क डन कितना लगेगा A to B ले जाने में, एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे इसकी बात हम बेसिकली ओम्स लॉ में भी करते हैं, यहां पे भी कर सकते हैं हम उस चीज की, ठीक है। अगर देखो हम बात करेंगे अगर किसी मास की, आपके पास कोई मास, जैसे कोई पाइप है आपके पास में, अब कोई पाइप है आपके पास में, आपने उसको रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, और इसके अंदर यहां पे कोई पानी की ड्रॉप है, कुछ भी मास हो सकता है इसका m, अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो उससे कि में क्या होगा, ग्राउंड से जो इस एंड की हाइट है A की और B की जो हाइट है वो दोनों हाइट्स सेम है, तो आप बोलोगे कि A और B का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो क्या है, इक्वल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों का इक्वल है, इसलिए वो ड्रॉप फ्लो करेगी ही नहीं, वो जहां पे है वो वहीं रहेगी। लेकिन अगर आपने इसको टिल्ट कर दिया, ऐसे थोड़ा सा इसको आपने टेढ़ा कर दिया, मींस जो A वाला पॉइंट है उसको तो आप ग्राउंड के पास में ले आए, B वाले पॉइंट को आप ग्राउंड से थोड़ा ऊपर ले गए, तो अब की बार क्या होगा, जो ग्रेविटी का जो पोटेंशियल है वो B पॉइंट का ज्यादा है A से, बिकॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि ग्राउंड से कितनी हाइट है उसकी, तो इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट यहां पे कम है, तो जो ड्रॉप होगी वाटर की वो कहां से कहां फ्लो करेगी, हाई टू लो पोटेंशियल, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे करा होता तो वो A से B जाती, बिकॉज तब A का पोटेंशियल ज्यादा हो गया होता B से। जैसे कोई भी मास कहां से कहां जाता है ग्रेविटी में, हाई टू लो पोटेंशियल, वैसे ही यहां पे भी जो चार्ज है उसकी नेचुरल टेंडेंसी कहां से कहां मूव करने की होती है, हाई टू लो पोटेंशियल, नेचुरल टेंडेंसी इज टू मूव फ्रॉम हाई टू लो। तो अगर मैं उसको 6 से 2 वोल्ट पे लाता, बिकॉज ये हायर पोटेंशियल पे है पॉइंट बी,
और ये वाला लोअर पोटेंशियल पे है। तो अगर आप इसको बी से छोड़ते और ए की तरफ लाते तो ये अपने आप ही आ जाता, वो उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती, तो वहां पे आपको वर्तन करना ही नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे बिकॉज उसको यहां से यहां लाना है तो आपको खुद वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जोर लगाना पड़ेगा। आपको इस ड्रॉप को अगर ए से बी ले जाना होगा तो आपको वर्क करना पड़ेगा। आपको इसको बी टू ए लाना है तो आपको वर्क नहीं करना, वो अपने आप आएगा। इसलिए ए से बी ले जाने में वर्क आता पॉजिटिव, ठीक है। बी से ए ले जाने में आपको वर्क करना ही नहीं पड़ता, वो नेगेटिव आता। तो यहां पे आपका जो वर्क होगा, आपको जो भी फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, क्यू इंटू डेल्टा वी, और यहां पे चार्ज कितना है 2 और पोटेंशियल का चेंज कितना है 4 वोल्ट 6 माइनस 2, लेकिन आपका वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बिकॉज आपको खुद वर्क करना पड़ेगा। अगर आप इसको बी टू ए लाते तो बी टू ए लाते तो ये अपने आप ही आता, तो आपको तो इनफैक्ट इसको रोकना पड़ता बार बार करके। तो अगर आप इसको बी टू ए लाते तो आपका वर्तन क्या आता, माइनस का 8 आता। इसलिए इसमें उस चीज में कंफ्यूज मत होना कि हम फाइनल माइनस इनिशियल लिखें या इनिशियल माइनस फाइनल। आपको दो चीजें देखनी है कि क्या वो लो टू हाई पोटेंशियल जा रहा है या हाई टू लो, या फिर जो वर्तन पूछा है उसने वो एक्सटर्नल फोर्स का पूछा है या इलेक्ट्रिक फोर्स का पूछा है। उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क ए टू बी में नेगेटिव आता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को जोर आता हमेशा, वो फोर्स इसके ऊपर कहां लग रही होती, वो यहां लग रही होती, और आपको ले जाना होता है इसको यहां पे, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क वुड हैव बीन नेगेटिव। और बी टू ए लाने में वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपने आप ले आती यहां से यहां, इसलिए आपका वहां पे आता वर्क पॉजिटिव। इसलिए ध्यान रखना है कि कहां से कहां ले जा रहे हैं उसको, लो टू हाई ले जा रहे हैं या हाई टू लो, और उसने वर्क किसके द्वारा पूछा है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा या फिर उसने पूछा है इलेक्ट्रिक फोर्स के हिसाब से, ठीक है। अब अगर हम यहां बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, तो आप इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। या तो आपको 11th क्लास का फॉर्मूला पता हो, 11th क्लास में जब हम बात करते हैं किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो फोर्स का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, इट इज एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल आर। इसको काफी स्पेशल फॉर्मूला बोलते हैं हम। रीजन क्या होता है उसका, देखो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं किसी स्केलर को नॉर्मली डिफरेंशिएट कर दूंगा तब तो मुझे वेक्टर मिल ही नहीं सकता, इसलिए इसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। सॉल्व कैसे करना होगा उसके बाद हम आगे कर लेंगे, बट इट इज नॉट सिंपल डिफरेंशिएशन, इट इज पार्शियल डेरिवेटिव। और अगर हम यहीं पे बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है वो होता है Q इंटू ई, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है हमें वो क्या होता है, चार्ज इंटू में पोटेंशियल। तो अगर मैं यहां पे फोर्स को रख दूंगा Q इंटू ई, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी को रख दूंगा Q इंटू वी, तो Q तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो यहां पे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और यहां पे बच जाएगा Q इंटू ई, Q से Q कट जाएगा, तो यहां से हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस डेल वी बाय डेल आर। इसको डेल बोलते हैं फंक्शन को, डेल ग्रेडियंट इसलिए बिकॉज नीचे क्या आ रही है, वहां पे लेंथ का वेक्टर आ रहा है। कोई भी चीज अगर लेंथ के हिसाब से चेंज या डेरिवेटिव होती है उसको हम ग्रेडियंट वर्ड भी यूज करते हैं उसके लिए। ग्रेडियंट मींस वेरिएशन विद लेंथ। कोई भी चीज अगर डिस्टेंस के साथ या लेंथ के साथ वेरी करती है तो उसके डिफरेंशिएशन को हम ग्रेडियंट बोल देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं वेलोसिटी के लिए तो डीवी बाय डीएक्स, इसको मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इस तरह से टर्म यूज होती है अगर नीचे डिस्टेंस आ रहा हो तो यहां से हम डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इट इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अब इस पे एक तो सिंपल सी बात यह आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास में एक यूनिट और आ जाएगा, बिकॉज जो पोटेंशियल होता है, वैसे जब हमने डिफाइन करा है पोटेंशियल को, तो पोटेंशियल को हमने बोला है इट इज पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी होती है जूल में और चार्ज होता है कूलम में, बट इसका ऐसा ही यूनिट हम लिखते हैं, इट इज कॉल्ड वोल्ट, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लिखते हैं वोल्ट में, ऐसा यूनिट में। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास में एक और यूनिट आ जाती है विच इज वोल्ट पर मीटर। एक हमारे पास में पहले होती है यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की विच इज न्यूटन पर कूलम, दूसरी यूनिट होती है हमारे पास में वोल्ट पर मीटर। अब यहां पे एक सिंपल टाइप की बात तो यह आती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे इस तरह से हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, और आपसे पूछ ले कि आपके पास में 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, ए बी सी, तो उनके पोटेंशियल के बारे में आप क्या बोल सकते हो, किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, किस पॉइंट का पोटेंशियल कम है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहां से उसकी बात करूं,
कि dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, या सिंपल सी लॉजिकल से बात करके हम बता सकते हैं। देखो कैसे, अगर यहां से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नॉर्मल सी बात है कि यहां पे चार्ज पॉजिटिव रहा होगा और यहां पे चार्ज नेगेटिव रहा होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब अगर यहां पे कोई चार्ज होगा, ठीक है, तो यहां पे आप बात करोगे उसकी, तो वो कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता तो वो चार्ज अपने आप हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता। अगर यहां पे मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया होता तो वो हाइयर टू लोअर फ्लो करके जाता, तो हाइयर टू लो फ्लो करता, इसका मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा होता देन बी देन सी, इसलिए पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट विल बी ग्रेटर देन बी एंड देन सी, ठीक है, बिकॉज जो पॉइंट ए है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स के पास में, मींस पॉजिटिव के पास में है, और पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज धक्का मारता यहां से यहां। तो अगर चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। नेगेटिव के लिए उल्टा होता है, अगर नेगेटिव चार्ज होता और उसका डायरेक्शन मूवमेंट का यहां पे होता, तब हम बोलते कि पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो यानी कि वहां पे पोटेंशियल के हिसाब से हम उसको नॉर्मली, अगर उसने चार्ज नहीं दिया है तो हम उसको पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में ही मान लेते हैं। दूसरी बात आई कि हमारे पास में हमने लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल आर। तो यहां से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके वो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है, या फिर हमको पोटेंशियल दे करके इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है। दोनों केस आ सकते हैं इसमें। जब पहला केस आ जाए, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी हो किसी रीजन में 3i माइनस 2j प्लस 4k, मीन्स मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ले रहा हूं मैं कांस्टेंट, और तब आपसे पूछे कि अगर एक चार्ज को ले गया 1 2 3 से लेट्स से 3 1 2 पे, तो आपसे पूछेगा कि पोटेंशियल का चेंज कितना होगा, या तो डायरेक्ट पूछेगा कि पोटेंशियल का चेंज कितना है, या बोल देगा कि अगर है ना एक पॉइंट पे पोटेंशियल इतना होता या इनिशियल पोटेंशियल इतना होगा तो फाइनल कितना आएगा। तो अगर सिंपली उसने पूछा है पोटेंशियल का चेंज, तो हम अगर इस डी आर को इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई डॉट डी आर, बिकॉज डॉट करूंगा तभी तो डॉट एक स्केलर क्वांटिटी में रिजल्ट करेगा। तो यहां पे तो हमको इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह ही ट्रीट करना है, उसमें कुछ डिफरेंस डालना नहीं है हमको। यहाँ पे इसमें माइनस साइन को भी आप चाहो तो यहां पे ले आओ, डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी, पोटेंशियल की लिमिट हो जाएगी v1 से v2 इनिशियल से फाइनल, और r की लिमिट r1 से r2, ओके। तो यहाँ पे पोटेंशियल के लिए हो जाएगा v1 से v2, और इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटीग्रेशन के लिए हम डाल देंगे वैल्यूज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इट इज 3i माइनस 2j प्लस 4k। इसका डॉट हम करेंगे dr वेक्टर के साथ में, जो r वेक्टर होता है उसको हम लिखते हैं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, एनी जनरल पोजीशन वेक्टर, ठीक है, किसी भी पॉइंट का। तो यहां से dr वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, dxi प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड इंटू में के। तो अब हम इस डी आर को यहां पे इस तरह से रखते हैं, ये हो जाएगा डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड के। हालांकि इस तरह से रखने की हमें जरूरत तब पड़ती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होती है। यहां पे तो मुझे बिना इसके भी मेरा काम चल जाता, ठीक है, क्योंकि सिंपली मुझे यहां पे क्या लिखना होता, डी आर मीन्स चेंज। तो एक्स में चेंज कितना हुआ है, इनिशियल एक्स कितना है मेरे पास में 1, फाइनल एक्स कितना है 3, तो x का चेंज कितना हुआ 3 माइनस 1 आई कैप। y में चेंज, तो y फाइनल कितना है 1, y इनिशियल कितना था 2, तो y का चेंज कितना हो गया 1 माइनस 2 j कैप। और z में चेंज, तो फाइनल z इज 2, इनिशियल z इज 3, तो z का चेंज कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 k कैप, तो हो जाएगा 2i माइनस j माइनस k। तो यहां पे तो आपको नॉर्मली तो इंटीग्रेशन की जरूरत होती ही नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। जब कांस्टेंट होती है तब तो आप सिंपली बोल देते कि पोटेंशियल का चेंज क्या आया, डेल्टा वी जो आया था यहां से डीवी विदाउट इंटीग्रेशन, वो सिंपली क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल उसका डिस्टेंस का डॉट हो जाता। इंटीग्रेशन में करना पड़ता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होती है, तो उस पर अगला क्वेश्चन ले लूंगा मैं। तो अगर कांस्टेंट है तो हमें इतना कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे होती है 3i माइनस 2j प्लस 4k, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिंपली कितना आ गया 2i माइनस j माइनस k, सिंपली यही आ जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा ये डॉट में हम क्या करते हैं, i वाले का डॉट i से करते हैं, तो 3 का डॉट हो जाएगा 2 से, तो 3 इंटू 2 इज 6,
उसके बाद -2 का डॉट माइनस जे से, तो -2 इंटू -1 एस प्लस का 2, और फिर 4 इंटू में -1 के का डॉट के से, तो 4 इंटू में -1 विल बी माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा ये 8, 8 माइनस 4 इज 4, हमारा आंसर क्या आएगा -4, मींस पोटेंशियल का जो चेंज आएगा V2 माइनस V1 विल बी -4 वोल्ट्स। तो अगर आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसने कांस्टेंट दे रखी है, तब तो आपको इंटीग्रेशन की जरूरत होती नहीं है, आप सिंपली E डॉट डेल्टा आर कर लो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज आया आपके पास में। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, कंजर्वेटिव में भी वेरिएबल हो सकती है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस तरह से दे रखी होती, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 3x i प्लस 2 अपॉन वाई जे एंड -5z स्क्वेयर के, ओके, तब हमें यूज करना होता इंटीग्रेशन का। तब हम लिखते कि dv का इंटीग्रेशन, यानी कि हमारे पास में आया था ना यहाँ पे v2 माइनस v1, तो यहाँ पे लिखा था हमने इसको v2 माइनस v1, लिमिट लगा करके dv का इंटीग्रेशन v होता, लिमिट लगाता तो क्या आती यहाँ पे v2 माइनस v1, इसलिए यहाँ पे आता v2 माइनस v1, और यहाँ पे अब हमें करना होता e डॉट dr, तो हमने dr को लिखा था ये dxi dyj और dzk, अब हमें यहां पे इसकी ये वैल्यू लिखनी पड़ती। तो अब हम कैसे करते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारे पास में 3xi प्लस 2y माइनस 5z स्क्वेयर के, इसका डॉट करते हम dr वेक्टर के साथ में, और dr वेक्टर क्या होता dxi dyj एंड dz के, इस तरीके से होता। तो यहां पे सिंपली क्या होता, माइनस साइन बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर, अब डॉट तो करूंगा ही सही में, तो i का डॉट i से, यहां पे होता 3x dx, ओके, i डॉट i तो 1 हो जाता है, तो 3x मल्टीप्लाई होता dx के साथ में। उसके बाद जो 2/y है, इसका j का डॉट j के साथ में, यहां पे आता 2/y dy, और लास्ट में ये -5z स्क्वेयर dz k का डॉट होता k के साथ में। तीनों का इंटीग्रेशन करते हम अलग अलग तरीके से। तो यहां पे क्या होता, माइनस साइन बाहर होता, 3 आता बाहर, x का इंटीग्रेशन होता x स्क्वेयर बाय 2, और यहाँ पे y 1/y का इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, 1/y का इंटीग्रेशन होता log ऑफ y, और -5 बाहर, और z स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता z क्यूब बाय 3, और यहाँ पे हम लिमिट क्या लगाते, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमको बोला था 1 2 3 से 3 1 2, यहां बोला होता आपको कि अगर 1 2 3 से पार्टिकल गया है 3 2 1 में, तो x की लिमिट क्या लगाऊंगा मैं, x में इनिशियल x क्या है 1, फाइनल x क्या है 3, तो x में लिमिट आएगी 1 से 3, इस वे में। y की बात करूंगा अगर, एक मिनट, ये 3 1 2 है, इसको 3 4 मान लो, बिकॉज लॉग के अंदर फिर हम नेगेटिव नहीं चाहते, ठीक है। अब यहां पे बात करता मैं y की लिमिट में, तो y इनिशियल होता 2, y फाइनल क्या होता 4, तो ये होता 2 से लेकर के 4 तक। और z में बात करता, तो z इनिशियल होता 3, z फाइनल होता 1, तो क्या आती 3 से लेकर के 1 तक, तो माइनस साइन बाहर आता, यहाँ पे आता 3/2, लिमिट रखते हम, तो x की फाइनल वैल्यू क्या होती 3, तो 3 का स्क्वायर होता 9, माइनस x की इनिशियल वैल्यू क्या होती 1, 1 का स्क्वायर होता 1, फाइनली यहाँ पे आता 2, अब यहाँ पे y की फाइनल वैल्यू होती 4, तो log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 2, और यहाँ पे -5/3, ये z की पावर 3 है, तो फाइनल लिमिट होती z को लिखता मैं 1 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। उसके बाद हम बस सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू होती सॉल्व कर लेते हैं उसको। तो तरीका ये होता है, इसमें नीट में क्वेश्चन आएगा तो इतना लेंथी नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ उसने स्किप कर रखा होगा, बट ये मैक्सिमम लेंथी केस हो सकता है इस तरीके से। अब इसमें इसका उल्टा भी हो सकता है आपको पोटेंशियल ऐसे दे रखा हो उसने कि एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर, किसी रीजन में पोटेंशियल इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, ओके। और अब आपसे पूछेगा वो कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी किसी भी पॉइंट पे, लेट्स से पॉइंट है -1 1 एंड 2, और अब आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। अब पोटेंशियल तो स्केलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वेक्टर, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है हमारा फॉर्मूला जो ग्रेडियंट होता है। अब ये ग्रेडियंट को हम यूज कैसे करते हैं समझना उस चीज को।
देखो यहाँ पे आर वेक्टर है, आर तो कोई भी जनरल होता है, तो इसको हम ग्रेडियंट या पार्शियल डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं? इसको आप 3 स्टेप में करोगे। एक बार तो आप पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, इसके आगे आप लगा दोगे आई कैप। जब आप पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर रहे होगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आपने वाई और जेड को कॉन्स्टेंट्स की तरह ट्रीट करना होगा कि वो वेरिएबल है ही नहीं। उसके बाद आप पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करोगे y के रेस्पेक्ट में, आगे लगा दोगे j कैप। लेकिन जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो आपको x और z दोनों को ही ट्रीट करना होगा एज कांस्टेंट्स। और लास्ट में आप पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू z, आगे लगा दोगे k कैप। लेकिन जब z के रेस्पेक्ट में करोगे तो अगेन x और y दोनों क्या होंगे? आपके कांस्टेंट्स। इस तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव को सॉल्व करने के लिए अप्लाई किया जाता है। तो यहां पे पोटेंशियल है हमारे पास में एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो यहां पे आएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर आई कैप। फिर अगली टर्म में मैं इसको y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा j कैप। और लास्ट में मैं इसको z के रेस्पेक्ट में करूंगा तो d बाय डी जेड एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर इंटू में k कैप। अब यहां पे देखना, जब मैं इसको x के रेस्पेक्ट में करूंगा डिफरेंशिएट तो ये वाई जेड स्क्वायर दोनों कांस्टेंट्स हैं, तो इस टर्म का डेरिवेटिव विल बी 0। जब इस टर्म को करूंगा x वाई जेड तो ये y इंटू जेड कांस्टेंट हो जाएंगे, y इंटू जेड डिफरेंशिएशन से बाहर, बिकॉज कांस्टेंट्स बाहर आ जाते हैं। और सिंपली बचेगा क्या? सिर्फ x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। इसलिए जो फर्स्ट टर्म होगी हमारी उससे सिर्फ बाहर क्या आएगा? इससे बाहर आएगा सिर्फ y इंटू जेड, बाकी इस टर्म का डिफरेंशिएशन विल बी 0। और यहां पे y इंटू जेड कॉन्स्टेंट्स हैं तो बाहर आ जाएंगे। जब मैं इस टर्म को करूंगा यहां पे तो पहली टर्म के लिए x और z कॉन्स्टेंट्स हैं तो x इंटू जेड बाहर आएगा, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। सेकेंड टर्म में यहां पे x और z बाहर आ जाएंगे, y का डेरिवेटिव विल बी 1। और जब इस टर्म को करूंगा तो z स्क्वायर हो जाएगा कांस्टेंट, तो z स्क्वायर बाहर आएगा और y का डेरिवेटिव विल बी 1। इसलिए सेकेंड टर्म में यहां पे z स्क्वायर बाहर आ जाएगा और y का डेरिवेटिव विल बी 1। सिमिलरली जब हम थर्ड टर्म का करेंगे, यहां पे जो थर्ड टर्म है, फर्स्ट टर्म उसकी x y z, तो यहां से x इंटू वाई कॉन्स्टेंट वो बाहर आ जाएगा और z का डेरिवेटिव विल बी 1। इसलिए यहां पे आएगा x प्लस एक्स इंटू वाई, और यहां पे क्या है? y z स्क्वायर, तो y तो बाहर आएगा और z स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2z, इसलिए यहां पे आएगा y इंटू में 2z और ये हो जाएगा k कैप। इसके बाद हम सामने सिंपली वैल्यूज डालनी है। हमको जो पॉइंट दे रखा था जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पॉइंट क्या है? -1 1 2। हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है? -1 1 2। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहां पे x को -1, y को 1 और z को रख देंगे 2। तो बस पहली टर्म क्या हो जाएगी? यहां पे आ गया y इंटू जेड, वाई इज 1 z इज 2, आई कैप। सेकेंड टर्म में x है -1 और z है 2, तो x इंटू जेड हो गया माइनस का 2 और z स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। लास्ट टर्म में x इंटू वाई, तो -1 इंटू 1 -1 प्लस 2 इंटू में वाई जेड, वाई इंटू जेड 1 इंटू 2 वो कितना हो जाएगा? 2 k कैप। तो ये बनेगी हमारे पास में -2i, हो जाएगा 4 - 2 तो प्लस का 2j और वो जाएगा 4 - 1 तो 3k कैप। तो इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा -2i -2j -3k। तो अगर हमें पोटेंशियल दे रखा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी हो तब तो हमें करना होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी हो, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ हो, तो हमें करना होता है, अगर सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो आपको डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट करना है, अगर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो आपको यूज करना होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब पोटेंशियल के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि एक सिंगल चार्ज है, उसका पोटेंशियल कितना होता है? k/r। तो वहां से अगर हम एक टॉपिक डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जैसे नाम से पता लग रहा है हमको, इक्वी पोटेंशियल सरफेस मींस ऐसी सरफेस जिसका पोटेंशियल सेम है या इक्वल है, मींस सरफेस हैज, मतलब पोटेंशियल उस सरफेस पे हर जगह पे क्या रहता हो? सेम। अगर पोटेंशियल हर जगह पे सेम रहेगा तो सरफेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा?
जीरो। और अगर एक सरफेस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, और अगर आप एक चार्ज को आप मूव करते हो, इफ चार्ज इज मूव्ड ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर किसी चार्ज को आप इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर मूव करोगे तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं, इसलिए वर्क डन क्या होता है, जीरो। तो पहली प्रॉपर्टी आती है कि अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को मूव करोगे तो उसके लिए आपको टोटल वर्क डन क्या होगा, आपका जीरो। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई सरफेस इक्विपोटेंशियल है, लेट्स से सरफेस ऐसे है इक्विपोटेंशियल, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही आएगी, कोई और एंगल पे नहीं आ सकती। अगर ये सरफेस कैसी है, इक्विपोटेंशियल है, तो रीजन क्या होता है इस चीज का, अगर मैं मानूं कि चलो ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर नहीं है सरफेस के, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड ने एंगल बना रखा है कुछ, और मान लो कि वो एंगल है सरफेस के साथ में थीटा, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग भी आएगा, सरफेस के अलोंग आएगा तो सरफेस के अलोंग कंपोनेंट क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई कॉस थीटा। और हमने बात कर रखी है इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल के लिए, सरफेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, हर सरफेस का हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम आता है। लेकिन अगर मैं इस बात करूं अब इस सरफेस के अलोंग, तो अगर मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, माइनस ऑफ डीवी बाय डी आर। अगर यहां पे हम बोलते जैसे इस सरफेस के लिए बात कर रहा हूं तो डीवी जीरो होता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग सरफेस वो होता पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन। अब पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है, जीरो, बिकॉज पोटेंशियल इज कांस्टेंट, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग सरफेस वो कितनी होनी चाहिए, जीरो। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आई, इसका मतलब पोटेंशियल का जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो नहीं आएगा, इसका मतलब पोटेंशियल अलोंग दिस सरफेस वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल। तो अगर पोटेंशियल अलोंग दिस सरफेस वेरिएबल है तो फिर वो इक्विपोटेंशियल हो ही नहीं सकती। इसलिए सिंपली हम क्या बोलते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए पोटेंशियल इज कांस्टेंट। पोटेंशियल अगर कांस्टेंट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगेगा अलोंग द सरफेस माइनस डीवी बाय डी आर, और वी इज कांस्टेंट इसलिए उसका डेरिवेटिव इज जीरो। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग द सरफेस क्या होना चाहिए, जीरो। तो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ई कॉस थीटा को जीरो होना पड़ेगा, यानी थीटा को क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्रीज। अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करें, हमारे पास तीन तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं। पहला अरेंजमेंट हो सकता है कि हमारे पास क्या हो, एक पॉइंट चार्ज हो। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप देख सकते हैं हम। दूसरे केस में हमारे पास चार्ज हो सकता है लीनियर, इस तरह से कोई रॉड वगैरह है या कोई भी है, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास में, इसमें शेप। और तीसरा हो सकता है हमारे पास में कि चार्ज कहां पे है, इन्फिनिटी पे चार्ज रखा हुआ है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, बट इट इज एट इन्फिनिटी। तो अगर एक पॉइंट चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती होंगी। अगर हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है तो वो बनेगी स्फीयर की तरह। स्फीयर की तरह क्यों बनेगी, बिकॉज पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन डिस्टेंस। तो अगर मैं एक चार्ज को सेंटर लूं और उससे किसी भी आर डिस्टेंस पे बात करूंगा तो ये आर डिस्टेंस कॉमन कहां पे रहेगा, स्फीयर के लिए, बिकॉज स्फीयर पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका डिस्टेंस इस चार्ज से क्या रहेगा, सेम। अब इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं सबका डिस्टेंस इस चार्ज क्यू से सेम है, इसलिए इस सरफेस का पोटेंशियल जो भी होगा V1 वो क्या रहेगा, सेम। इसलिए पहले अगर आप बात करोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक पॉइंट चार्ज के लिए कैसी होती हैं, तो स्फेरिकल होती हैं। अगर ये डिस्टेंस R1 है तो अगली बनानी होगी तो कोई और बन जाएगी, बट वो भी क्या बनेगी, स्फेरिकल। ये बिल्कुल वेव फ्रंट टाइप का टॉपिक होता है जो लाइट में होता है। सेम ऐसे लीनियर चार्ज है उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा पोटेंशियल का, के क्यू बाय आर। तो इससे अगर मैं कोई डिस्टेंस आर फिक्स कर लूं, तो डिस्टेंस आर को फिक्स करूंगा तो सरफेस कैसी बनेगी, सिलेंड्रिकल, ठीक है ना। अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है, ऐसे लीनियर चार्ज है, इससे कोई डिस्टेंस लिया मैंने आर, तो इस आर डिस्टेंस पे जो सरफेस बनती है इट इज लाइक अ सिलेंडर। इसलिए हमारे पास इस तरह के सरफेस के लिए, लीनियर चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। और अगर चार्ज है इन्फिनिटी पे तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से पास कर रही होंगी। अब ये बिकॉज इन्फिनिटी पे है तो अगर मुझे सेम डिस्टेंस देखना है कहीं पे, तो जैसे यहां पे जाऊंगा तो इस परपेंडिकुलर प्लेन का डिस्टेंस इस इन्फिनिटी वाली चार्ज से इक्वल होगा। इसीलिए यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी आएंगी, प्लेनर, बिकॉज इस प्लेन के लिए, प्लेन ऐसे है ये ना,
इसके स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए जो डिस्टेंस होगा इस चार्ज से इन्फिनिटी वाले से वो बिल्कुल सेम रहेगा। यहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हर जगह पे देखो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही आ रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं पॉइंट चार्ज से, इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमारे पास में स्फेरिकल, तो दे आर परपेंडिकुलर। सेम यहां पे भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से पास कर रही होंगी तो हर जगह पे सरफेस पे ये परपेंडिकुलर होंगी, किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। और यहां पे भी सेम बात होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसी आएंगी, परपेंडिकुलर। इसलिए क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आता है, जैसे अगर एक चार्ज के अराउंड यहाँ पे ये रेडियस दे रखा है आपको आर, तो इस आर रेडियस पे चार्ज को यहां से यहां ले गए तो हमारा वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन विल बी 0। ये चीज होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारी बात होती है एक तो एरिया वेक्टर के बारे में। अब पहली चीज तो ये है कि एरिया वेक्टर कब से होने लग गया, एरिया तो होता था स्केलर, अब हमें एरिया को वेक्टर लेना क्यों पड़ता है। जैसे हमारे पास में कोई भी प्लेन है, अगर अब कोई भी प्लेन है तो इसमें जैसे कोई भी चीज या तो यहां पे आ रही होगी अंदर या यहां से आ रही होगी अंदर, तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन करने के लिए हमें एरिया के साथ में डायरेक्शन जोड़ना पड़ता है। तो डायरेक्शन जोड़ने का तरीका क्या होता है, एरिया वेक्टर सिंपली क्या होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है एरिया के ही। जैसे हमारे पास में कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल प्लेट है इस तरह से, इसके मान लो लेंथ है L, ब्रेथ है B, इसलिए इसका एरिया तो क्या होगा, सिंपली L इंटू बी। तो एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो L इंटू बी ही आएगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो आता है परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। जो भी सरफेस एरिया है उसके परपेंडिकुलर आएगा। मींस अगर एरिया इस तरीके से है तो एरिया वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर, या तो बाहर की तरफ परपेंडिकुलर या अंदर की तरफ परपेंडिकुलर, वो हमारी चॉइस होती है। अगर एक ओपन सरफेस है तो वो आपकी मर्जी है, आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलते हो, किसको नेगेटिव बोलते हो। मींस अगर एरिया वेक्टर एक एरिया ऐसे रखा हुआ है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो आपकी मर्जी है, आप इस डायरेक्शन को बोल दो एरिया वेक्टर के लिए पॉजिटिव, तो अगर ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर का पॉजिटिव है तो ये वाला डायरेक्शन एरिया वेक्टर के लिए नेगेटिव हो जाएगा। इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर आप इस डायरेक्शन को बोलना चाहोगे पॉजिटिव तो ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव। जब कोई ओपन एरिया होता है, जैसे कोई प्लेन वगैरह है इस तरह से, ओपन एरिया में हमारी चॉइस होती है कि हम किसको पॉजिटिव लेना चाहते हैं और किसको लेना चाहते हैं नेगेटिव। ठीक है, जैसे अगर ये एक्स वाई प्लेन होता, अगर ये एक्स होता और ये वाई होता, तो इसका मैं एरिया वेक्टर जब लिखता उस ऊपर वाली प्लेन के लिए तो वो आता L इंटू बी। अब वो मेरी मर्जी है, मैं उसको के कैप लिखूं या मैं उसको माइनस के कैप लिखूं। ठीक है ना, एरिया वेक्टर में इस तरफ भी पॉजिटिव मान सकता था और इस तरफ भी पॉजिटिव, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन वो बात वही है कि हम, है ना, ये किस प्लेन में ले रहे हैं उसको, या हम किस सेंस में ले रहे हैं, हम इसको पॉजिटिव मानना चाहते हैं या इसको नेगेटिव मानना चाहते हैं। आएगा वो बाहर के, मतलब आएगा वो इसके परपेंडिकुलर, यानी कि एक्स और वाई के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होता है, जेड प्लेन। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा इसके अलोंग। अब वो आपको लेना है, आप इसको प्लस लो तो ठीक है, ऐसे लो पॉजिटिव तो भी ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा उससे। लेकिन जब बात हम करते हैं क्लोज सरफेस की, कोई भी सरफेस अगर क्लोज्ड है इस तरीके से, क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड है उस केस में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आ रही है, यहां पे ऐसे बाहर पास कर रही है, तो जो इनसाइड होता है एरिया वेक्टर, इनसाइड की तरफ, अंदर की तरफ होता है, इट इज टेकन एज नेगेटिव। और जो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा सरफेस से, आउटसाइड, इट इज टेकन एज पॉजिटिव। ये फिक्स कन्वेंशन होता है। ठीक है, जो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ होगा इट इज टेकन एज नेगेटिव, जो बाहर की तरफ होगा वो होता है पॉजिटिव। अब हम एरिया वेक्टर की बात कर क्यों रहे हैं, बिकॉज हमें बात करनी होती है क्वांटिटी की विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो बारिश की तरह है। अब मान लो इस पूरे रूम में, पूरे बाहर बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है दैट इज ओके, बट अगर हमें पानी इकट्ठा करना है तो हमें किसी बर्तन में पानी को इकट्ठा करना पड़ता है, और वो बर्तन के एरिया पे डिपेंड करेगा कि वो बर्तन कितना पानी को स्टोर कर सकता है। एरिया के अलावा मतलब डेप्थ भी होगी, बट बेसिक फैक्ट इज एरिया। जैसे हमारे पास हम एक कप रख दें या हम रख दें एक प्लेट, तो प्लेट का एरिया ज्यादा है तो उसके अंदर ज्यादा बारिश की बूंदें आएंगी। जैसे सोलर प्लेट के लिए होता है, भाई सन की लाइट तो हर जगह आ रही है, तो सन की जो एनर्जी आ रही है, लाइट आ रही है, उसको आप एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह मान लो। लेकिन हमारी प्लेट का एरिया कितना बड़ा है उसके हिसाब से हमें बिजली मिलेगी। जितना हमारे प्लेट का एरिया ज्यादा होगा उतनी ज्यादा बिजली मिलेगी। और सोलर प्लेट्स में ऐसा होता भी है, जितनी ज्यादा वॉटेज होती है उनकी, जितने ज्यादा वॉट की कैपेसिटी होती है उनमें, पावर की, एनर्जी की, उतना ही उनका एरिया ज्यादा होता है।
मतलब 100 वॉट की प्लेट्स का एरिया कम होगा, सेम कंपनी सेम मटेरियल, मैं उस पर नहीं जा रहा वो कि पॉली लेयर वाली है सिंगल लेयर वाली है, बट सेम टाइप की है। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा उनकी कैपेसिटी होगी एनर्जी को स्टोर करने की। तो सेम उस वे में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी रीजन में है, इस तरीके से जा रही है वो, लेकिन हम अगर उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात करें तो हमारे पास में एरिया कितना है, कितने एरिया में से वो पास कर रही हैं, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और डिफाइन करते हैं उसको सिंबल से फाई। इसके दो मतलब होते हैं, या तो आप डायरेक्टली बोल दो कि किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उस एरिया से पास कर रही हैं। ठीक है, किसी भी एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, वो जो नंबर आएगा इट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नॉट इक्वल टू बट प्रोपोर्शनल। मींस अगर मैं ऐसे बात करूं कि एक ये रीजन है, यहां पे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है 3, मान लो ये हमारा हो गया पहला वाला फ्लक्स, और दूसरा कोई रीजन में ऐसे कोई सेम एरिया रखा हुआ है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है मान लो 5। तो अगर हमसे पूछे कि फाई 1 का और फाई 2 का रेशियो कितना होगा, तो हम बोलेंगे यहां पे फील्ड लाइन से 3, यहां पे फील्ड लाइन से 5, तो फ्लक्स का रेशियो क्या होगा 3:5। मतलब सेम एरिया अगर दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स में रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। किसी भी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उसके प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA। क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी एरिया है इस तरह से, या मान लो कोई भी हमारे पास में कोई शेप है, जैसे ये शेप हो गया बॉटल का, इसका क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि मान लो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं उसको पेंट करना, कलर करना, तो मैं इसको यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और बाद में मुझे घूम फिर करके पूरी इसको कवर करके बॉटल को दोबारा उसी पॉइंट पे आना है। मींस ये पूरी पेंट हो जानी चाहिए, कहीं से भी कोई स्पॉट बचना नहीं चाहिए। तो क्लोज इंटीग्रल एरिया के हिसाब से क्या होता है कि आपको कंप्लीट एरिया को कवर करना है। आप अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो ठीक है, बट आपको कवर करके पूरे को आपको दोबारा से यहां पे आना है। तो हम जब क्लोज इंटीग्रल वर्ड यूज कर लेते हैं तो हमें लिमिट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज एरिया में क्या लिमिट लगाए, बिकॉज इट इज सरफेस एरिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस एरिया। ठीक है, पूरे एरिया में, मतलब मान लो यहां पे इस जगह पे एरिया होता है dA और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऐसे, यहां पे आप क्या करोगे, छोटा सा फ्लक्स d5 वो क्या हो जाएगा E डॉट dA, और E डॉट dA आपको पूरे के लिए निकालना है तो आप पूरे को कर दोगे इंटीग्रेट इस वे में। यहां पे एक बात और याद रखनी होती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी और यहां बचेगा इंटीग्रल ऑफ dA, और dA का इंटीग्रेशन इज a, ये हो जाएगा E डॉट a या फिर E इंटू a इंटू कॉस थीटा। तो इसमें मेन बात ध्यान रखनी है कि थीटा किसके बीच का एंगल होता है, इट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, नॉट एरिया। मींस अगर हमको इस तरह से कोई एरिया दे रखा हो, ठीक है ना, ये एरिया ऐसे रखा हुआ है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है ये, इसकी साइड है लेट्स से 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस तरीके से है, उसकी वैल्यू है 12 वोल्ट पर मीटर, और ये एंगल है हमारे पास में 30 डिग्री का, और हमसे पूछे फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स कितना होगा E डॉट A, तो E इज 20, एरिया कितना होगा इसका, तो 3 इंटू 4 12, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो हो जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं 10 टू द पावर 4। तो यहां से एरिया कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर -4, लेकिन जो एंगल आएगा, अब देखो 30 डिग्री जो एंगल है वो सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का है। अगर मैं यहाँ पे एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो वो तो इस एरिया के परपेंडिकुलर आएगा, तो अगर ये एंगल 30 डिग्रीज है तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्रीज, तो ये कितना आ जाएगा cos 60, तो कितना हो जाएगा ये 20 इंटू 12 10 टू द पावर -4, और यहाँ पे cos 60 कितना आ जाएगा हाफ, तो यहां से कट करके 6, तो कितना हो जाएगा 120 इंटू 10 टू द पावर -4। और आपको अगर बात करनी है इसके यूनिट्स की बात करनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट क्या होंगे,
इट इज ई डॉट ए। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रखता हूं फोर्स अपॉन चार्ज, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी न्यूटन पर कूलम और एरिया आएगा मीटर स्क्वायर, तो 1 यूनिट तो इसका ये आ गया। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रखता हूं पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस यानी कि वोल्ट पर मीटर, तो यहां से एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास यूनिट कितना आएगा फ्लक्स का, वोल्ट इनटू मीटर। तो 2 यूनिट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफाइंड हो सकते हैं। दूसरी बात, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट वेक्टर बट स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब इसको वेक्टर में भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में दे दी जाए, है ना, या आपको एरिया वेक्टर में दे दिया जाए, या वेक्टर में हमें बताना पड़ जाए, ठीक है, तो वहां से भी हम इनका डॉट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद यहां पे मेन चीज क्या बचती है, हमारे पास दूसरा लॉ आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, विच इज कॉल्ड गाउस थ्योरम, या गॉस थ्योरम जो बोलना है उसको। गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए, मेन पॉइंट ऑफ नोटिस इज क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो उसके साथ में लिंक्ड होगा, उसका फॉर्मूला आता है चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें चार्ज इनसाइड की बात ही क्यों होती है, समझना इसको। जैसे मान लो मेरे पास कोई क्लोज सरफेस ऐसे है, अब कोई चार्ज है क्यू नॉट जो इसके बाहर पड़ा हुआ है, अगर बाहर पड़ा हुआ है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जारी होंगी हर डायरेक्शन में वैसे तो, और कुछ लाइंस इससे पास भी कर रही होंगी। अब यहां पे क्या होगा देखना, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फ्लक्स यहां पे एंटर कर रहा है, यहां पे 3 लाइंस एंटर कर रही हैं और यहां से 3 लाइंस एग्जिट भी कर रही हैं, तो जितनी लाइंस एंटर हुई उतनी एग्जिट भी हो गई, इसलिए जो फ्लक्स एंटर हुआ वो फ्लक्स एग्जिट भी हो गया, इसलिए नेट फ्लक्स क्या हो गया, 0। तो अगर कोई चार्ज किसी क्लोज सरफेस के बाहर होता है, उसकी वजह से कोई फ्लक्स उससे एसोसिएटेड नहीं होता। अगर कोई चार्ज उसके अंदर है, अंदर होगा, तो फ्लक्स उसका बनेगा, बिकॉज यहां पे इस चार्ज की वजह से सारा का सारा फ्लक्स बाहर ही जा रहा है, 4 लाइंस बाहर ही जा रही हैं इससे, अंदर तो कोई आने नहीं इसकी वजह से। इसीलिए फ्लक्स के फॉर्मूले में हम जब लिखते हैं तो चार्ज सिर्फ कौन सा लिखा जाता है, अंदर वाला। एक और पॉइंट यहां पे होता है इंपॉर्टेंट, जैसे हम बोल रहे हैं कि क्लोज सरफेस ये है, यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे -Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q4 और यहाँ पे Q5। तो अगर मैं यहाँ पे गाउस थ्योरम लगाऊंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा, वो आएगा इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA, और ये फ्लक्स किसके बराबर होगा, चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इसके अंदर कितना है, Q1 -Q2 और Q3, ये चार्ज तो इसके अंदर है, अपॉन में आ जाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे बात ध्यान ये रखनी है कि चार्ज तो अंदर वाला लेना है हमने, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फ्लक्स के फॉर्मूले में E डॉट dA, ये सिर्फ इन 3 की वजह से नहीं होगी, ये सब की वजह से होती है, चाहे वो चार्ज अंदर हो चाहे बाहर हो, ड्यू टू ऑल चार्जेस। ये असर्शन रीजनिंग में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखनी है इस चीज को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबकी आएगी उसमें, लेकिन जो फ्लक्स में जो चार्ज लेंगे हम, चार्ज सिर्फ हमें कौन सा लेना होता है, अंदर वाला लेना होता है, बाहर वाला नहीं लेना होता। अब सरफेस का नेचर कैसा भी हो, सिमेट्रिक हो एसिमेट्रिक हो कैसी भी हो, जब तक सरफेस क्लोज्ड है तब तक उसके लिए जो चार्ज जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, उससे भी डिफरेंस नहीं आता। जैसे मान लो कोई स्फीयर हो, अगर चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है तो इससे पूछे फ्लक्स कितना जाएगा, तो ऑब्वियसली इट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर सेंटर पे नहीं भी रखा हुआ होगा, अगर ये चार्ज यहां रखा हुआ है अंदर पर सिमेट्री नहीं है, तब भी जो फ्लक्स होगा वो कितना आएगा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब तक ये चार्ज अंदर है तब तक इस सरफेस से फ्लक्स विल ऑलवेज बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चाहे ये सरफेस ऐसे टेढ़ी मेढ़ी भी हो, किसी भी इरेगुलर शेप की हो सकती है। अगर चार्ज कहीं पे भी रखा है, सरफेस कैसी भी होगी, तो भी जो फ्लक्स होगा इट विल ऑलवेज बी चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसका डिफरेंस कैसे आता है, देखो डिफरेंस कहां पे आता है, जैसे मान लो मेरे पास कोई क्यूब हो, अब कोई क्यूब का शेप है ऐसे, अगर चार्ज इसके सेंटर से पे रखा हुआ है, अगर चार्ज कहां पे रखा हुआ है, सेंटर पे, तो इसका टोटल फ्लक्स इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गुड इनफ। लेकिन अगर हमसे पूछे कि किसी भी एक फेस से
जो फ्लक्स निकल रहा है वो कितना निकल रहा होगा। अब क्यूब से टोटल फ्लक्स निकल रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फेस होते हैं क्यूब में। तो अगर हमको निकालना है फ्लक्स किसी भी सिंगल फेस से, तो बिकॉज ये चार्ज सिमेट्रिकली रखा हुआ है, इसीलिए हर एक फेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो कितना करेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का 1/6 मींस टोटल का 1/6। लेकिन अगर ये चार्ज सिमेट्रिकली नहीं रखा होता, लेट्स से ये चार्ज किसी एक फेस के पास में रखा होता ये अंदर ही, लेकिन किसी एक फेस के पास में रखा हुआ होता, तब इससे नेट फ्लक्स तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आता। लेकिन अगर किसी फेस से बात करता तो यहां पे मैं नहीं बोल पाऊंगा कि हर फेस से चार्ज जो फ्लक्स होगा वो 1/6 होगा इसका, बिकॉज किसी फेस के पास में है, इससे दूर है, जाहिर सी बात है इस वाले से फ्लक्स ज्यादा जा रहा होगा और इस वाले फेस से फ्लक्स कुछ कम हो रहा होगा, बिकॉज वो चार्ज ये फेस इससे दूर है। तो अनसिमेट्रिक अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, तो हर फेस से बराबर फ्लक्स पास नहीं करेगा, लेकिन टोटल फ्लक्स विल ऑलवेज बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी बात होती है, कई बार ऐसे बोलेगा कि मान लो कि कोई स्क्वायर प्लेट है या कोई स्क्वायर फेस है ऐसे, और उससे इसकी साइड है लेट्स से A एंड A, और इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा हुआ है Q, और तब आपसे बोलेगा वो कि बताओ इस एक फेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना पास हो रहा होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात तो ये है कि जो ये सरफेस है ये ओपन सरफेस है, क्लोज तो ये है नहीं, तो इसलिए अगर मुझे इस सरफेस के लिए मुझे लगाना हो यहाँ पे गाउस थ्योरम को, तो पहली चीज है कि मुझे यहाँ पे क्लोज सरफेस चाहिए। जब क्लोज सरफेस गिवन नहीं होती तब हम अपने हिसाब से कोई इमेजिनरी क्लोज सरफेस अज्यूम कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो अगर मुझे ड्रॉ करना होगा तो मैं यहां से इसको एक क्यूब के फॉर्म में ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है, एक क्यूब के फॉर्म में ये ड्रॉ हो जाएगी सरफेस इस तरह से, मैं इसको एक क्यूब करके ड्रॉ कर लूंगा इस तरह से। अब ये क्यूब जब ड्रॉ करूंगा तो उस क्यूब के लिए ये जो चार्ज है इसके सेंटर पे रखा हुआ है, तो इस पूरे क्यूब के लिए जो फ्लक्स आएगा वो कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्यूब में 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, तो एक सिंगल फेस के लिए यानी इस फेस के लिए भी फ्लक्स विल बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज ये डिस्टेंस a/2 है, तो इसलिए ये इसके सेंटर पे हो गया। अगर ये डिस्टेंस a/2 नहीं होता, कुछ और होता डिस्टेंस, तो मैं इसको नहीं ले पाता। जैसे मान लो ऐसे बोल दिया जाए कोई क्यूब है आपके पास और आपके पास जो चार्ज है वो किसी फेस के ऊपर रखा हुआ है, Q उसका फेस है उसके ऊपर रखा हुआ है, और अब पूछेगा कि बताओ इस पूरे क्यूब से, इस पूरे क्यूब से फ्लक्स कितना पास हो रहा है। तो अब की बार इस सरफेस के लिए तो ये क्यूब उसके अंदर रखा नहीं हुआ, बाहर रखा हुआ है, मतलब बाहर का मतलब जस्ट सरफेस पर रखा हुआ है, इसके लिए फ्लक्स कितना पास करेगा। तो यहां पे अगर हम बोले कि हम एक सेम क्यूब इसके ऊपर ड्रॉ कर लें, ऐसे अगर हम एक सेम क्यूब इसके ऊपर ड्रॉ कर लें, तो अब इन दोनों क्यूब्स के लिए तो ये बीच में रखा हुआ हो गया, दोनों क्यूब्स के लिए जब बीच में रखा हुआ हो गया तो इन दोनों जो क्यूबॉइड बन गया ये, उसके लिए फ्लक्स टोटल कितना हो गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर टोटल इन दोनों के लिए जा रहा है फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इस सिंगल के लिए कितना होगा फ्लक्स, उसका हाफ हो जाएगा, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट का हाफ। अगर ये रखा होता इसके किसी एज पे रखा हुआ होता, जैसे ये क्यूब ऐसे होता और जो ये चार्ज होता ये यहां रखा हुआ होता एज पे, ठीक है, तो हमें क्या करना होता, तो हम यहाँ पे 4 क्यूब्स बनाते हैं एक्चुअली में। एक क्यूब तो यहां बनता हमारे पास में इस तरीके से, ये क्यूब हमें दिख जाएगा, और 2 क्यूब्स हमको इनके आगे आगे भी बनाने पड़ते हैं, मतलब एक क्यूब यहां बनता हमारे पास में ऐसे, एक क्यूब यहां बनाना पड़ता, और एक क्यूब हमको यहां पे इसके पीछे बनाना पड़ता इस तरीके से। अब जब ये 4 क्यूब्स बन जाते तब ये चार्ज सिमेट्रिकली इन चारों क्यूब्स के सेंटर पे रखा हुआ है, एक्सिस पे रखा हुआ है, बिकॉज ये लाइन इनकी एक्सिस होती। तो इस चारों क्यूब के अरेंजमेंट से टोटल फ्लक्स पास कर रहा होता Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो उस केस में इस एक क्यूब से फ्लक्स कितना पास कर रहा होता, 1/4 ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1/4 हो जाता। सेम ऐसे अगर मैं बात करूं कोई क्यूब है, तो कोई चार्ज अगर उसके वर्टेक्स पर रखा हुआ होता, यहां पे रखा हुआ होता, तो कितने फ्लक्स पास करता। तो अब की बार एक्चुअली मुझे 8 क्यूब्स बनाने पड़ते, एक क्यूब यहां पे आता इसके ऊपर, एक इधर आता, एक क्यूब यहां आता, और 4 क्यूब्स इसके ऊपर ऊपर और आते, तो वो 8 क्यूब्स जो बनते उनको डायरेक्टली बना लेता हूं, या तो मैं
आपके अब सॉलिड स्टेट वाला टॉपिक कट गया है, अदरवाइज हम केमिस्ट्री में इसको बनाते थे ऐसे यूनिट सेल्स को। अगर आपको 8 क्यूब्स एक साथ बनाने हो तो आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। अब ये 8 क्यूब्स हो गए, तो यहां पे इन 8 क्यूब्स के लिए हमारे पास जो चार्ज था वो मान लो यहां रखा हुआ है, इस जगह पर रखा हुआ है, इस सेंटर पे, ठीक है। तो अब ये 8 क्यूब्स जो बन गए हमारे पास में, इस तरह से बन गए, ये 8 क्यूब्स बन जाएंगे ऐसे ज्वाइन करके इनको, ठीक है। ऐसे लाइन आ जाएंगी और इस वे में। अब जो ये 8 क्यूब्स बन जाएंगे, इन 8 क्यूब्स के यहां पे सेंटर पे रखा हुआ है ये चार्ज, तो इन 8 क्यूब्स के लिए नेट फ्लक्स कितना होता, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब के लिए फ्लक्स कितना होता, 1/8। इसलिए देखो, अगर चार्ज बिल्कुल बाहर रखा होता, जैसे एक क्यूब दे करके और वो पूछता कि जो चार्ज है वो यहां रखा हुआ है जस्ट बाहर किसी भी डिस्टेंस पे, तब तो इस क्यूब के लिए नेट फ्लक्स होता 0 उस केस में तो। लेकिन यहां पे बाहर भी नहीं है अंदर भी नहीं है, सरफेस पे रखा हुआ होता है, तब हम उसके लिए 0 नहीं बोल पाते। उसके लिए फिर हमें सिमेट्रिकल डिजाइन ढूंढनी पड़ती है, कैसी बन सकती है। इसके अलावा जैसे मैं यहां बात करूं, कोई और सरफेस है, जैसे मान लो कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है। अब इसके यहाँ पे मान लो कि कोई चार्ज हमको दे रखा है कि इसका फ्लक्स है लेट्स से, और इसका फ्लक्स है पता है, इसका फ्लक्स है φ3, इसका फ्लक्स है φ2, इसका फ्लक्स है φ1। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जारी होती है इस तरह से, ये जैसे भी होती उससे मतलब नहीं है हमें। हम क्या बोलेंगे, अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज जो रखा है वो कहाँ रखा है, बाहर रखा हुआ है, तो बाहर रखा हुआ है तो उसका नेट फ्लक्स वो क्या हो जाएगा, चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज अंदर है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, 0। तो चार्ज अगर 0 हो जाएगा तो हम बोलेंगे फ्लक्स इस फर्स्ट सरफेस का, फ्लक्स दूसरी सरफेस का, और फ्लक्स कर्व सरफेस का, इन तीनों का सम क्या आएगा हमारे पास में, 0, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे आपको कोई क्यूब दे दिया जाए, ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ऐसे करके कोई क्यूब रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से इसका आपको डिस्टेंस दे रखा हो कि यहां से यहां इसका डिस्टेंस कितना है, ए क्यूब की साइड कितनी है, ए इस वे में, और आपसे बोले कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला है लेट्स से कि 2x आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 2x आई कैप। मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ x डायरेक्शन में है, इस तरीके से, मतलब इस तरह से भी हो सकती है माइनस की, बट अभी हमारे लिए तो सिर्फ ऐसे एग्जिस्ट कर रही है वो, इस तरह से। और हमसे पूछे इस क्यूब से नेट फ्लक्स कितना एसोसिएटेड है। देखो यहाँ पे हम सिंपल बात एक तो ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है। जब एक्स में होगी तो जो ये पहला फेस है, ये वाला फेस, ये फेस ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी परपेंडिकुलर, जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा, बिकॉज फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ए, यानी कि ई ए कॉस थीटा। तो जब थीटा होता है 0 तो फ्लक्स इज मैक्सिमम, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर तब तो फ्लक्स आता है मैक्सिमम, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया देन फ्लक्स इज डेफिनेटली 0। तो इसलिए जो ये वाली फेस होगा इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर, जो ये वाली फेस है इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर, तो इन दोनों से तो फ्लक्स जा रहा होगा मैक्सिमम। लेकिन जो बाकी 4 फेस बन गई, जैसे ये वाली फेस बनेगी ऊपर वाली, इसका एरिया वेक्टर ऊपर आएगा, इस फेस का एरिया वेक्टर नीचे आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के क्या आएगी, परपेंडिकुलर। इसलिए ऊपर वाली फेस और नीचे वाली फेस, इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, सो फ्लक्स विल बी 0। ऐसे ही जो फेस ये फ्रंट वाली फेस है और जो बैक वाली फेस है, फ्रंट वाली फेस है उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, अंदर वाली फेस है उसका एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा, तो उस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू एरिया 0। जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ इन 2 फेसेस के लिए होगा, इस फेस के लिए और सिर्फ इस फेस के लिए। जो पहली फेस होगी फर्स्ट फेस के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स इज ई डॉट ए, ई कितनी है 2 into x, फर्स्ट फेस के लिए x की वैल्यू कितनी है a, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 2a आई कैप डॉट एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर कितना है यहाँ का, इसका साइड रखिए a, तो एरिया वेक्टर इज a स्क्वायर। अब मैंने बताया था आपको क्लोज सरफेस के लिए अंदर की तरफ इज नेगेटिव, बाहर की तरफ इज पॉजिटिव, इसलिए अंदर की तरफ जो फ्लक्स जा रहा होगा ये क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होगा, माइनस का आई कैप, ठीक है ना। इसको आप नेगेटिव लेना है, मींस आपने यहाँ पे आप ए स्क्वायर आई कैप ले सकते हो, बट फ्लक्स जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव, बिकॉज फ्लक्स एंटर कर रहा है, फ्लक्स एंटरिंग इज नेगेटिव। तो कितना हो जाएगा ये 2a स्क्वायर आई डॉट आई इज 0, बट वैल्यू कितनी आएगी फ्लक्स एंटर करने वाले की, -2a स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इस फेस में बात करूंगा तो इस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी,
तो ये डिस्टेंस यहां से ए है, यहां से ए है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस विल बिकम 2 इंटू ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 2x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 2 इंटू में 2a, यानी कितनी हो जाएगी 4a आई कैप। तो जो सेकेंड फेस होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 4a आई कैप एंड एरिया विल बी a स्क्वायर आई कैप। और यहां पे हम क्या लेंगे इसको पॉजिटिव, बिकॉज एरिया वेक्टर कहां पे आएगा आउटसाइड ऑफ द क्लोज्ड बॉडी, इसलिए यहां पे ये वाला फ्लक्स क्या आएगा हमारे पास में पॉजिटिव। ये कितना हो जाएगा 4a क्यूब, यहां पे ये हो गया था 2a क्यूब, ओके, और माइनस का साइन साथ में। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछेगा अगर, तो नेट फ्लक्स कितना होगा हमारे पास में, नेट फ्लक्स विल बी 4a क्यूब माइनस 2a क्यूब मींस 2a क्यूब। तो इस तरह से हम क्लोज ऑब्जेक्ट्स के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास में गाउस थ्योरम की एप्लीकेशंस आएंगी, ठीक है ना, लीनियर चार्ज वायर, और हमारे पास में शीट आ जाएगी चार्ज वाली। स्फीयर के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फिर उनका पोटेंशियल निकालना होता है, ग्राफ्स ड्रॉ करने, तो वो सब काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।